और चर्चा में शामिल होने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिलीप चिनॉय जी हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की, फिरोज खंबाटा जी जो कि नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं और उद्योगपति हैं, साथ ही मिस्टर राजेश शाह जो कि पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की हैं और सीईओ हैं एडलवाइस ग्रुप के, मिस्टर संदीप सोमानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिक्की और HSIL के मैनेजिंग डायरेक्टर, साथ ही अंशुमन तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया टुडे बिजनेस, इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर हैं। लेकिन सबसे पहले दिलीप जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले भी आपसे चर्चा होती रही कि कैसे जीडीपी के अनुमान और आंकड़े कम कर दिए गए तमाम सर्वे में, लेकिन आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि 2020 विज़-अ-वी 2021 स्थिति बेहतर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, या इस बार स्थिति और भी बदतर है? क्योंकि इस बार अचानक से जो कोरोना का संक्रमण आया उसने किसी भी संभलने का मौका नहीं दिया, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो उद्योग से जुड़े लोग हो, चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी संभल नहीं पाया। इस बार क्या स्थिति है? आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उद्योग के ऊपर है और एक तरीके से जो जीडीपी नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो उसको अगर ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो पहले दफे जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें किसी को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन में व्यापार करना कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे जारी कर सकते हैं और इसको उद्योग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर देखें तो पिछले साल कई लोगों ने अपने जो पूरे जो कारोबार है लॉकडाउन में चलाने का सीख लिया था। वो डिजिटल, एक तरीके से डिजिटल डिलीवरी कर रहे थे, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे थे, और लॉकडाउन में जो ई पासेस और वगैरह की जो समस्या थी पिछले टाइम, इस टाइम कम हुई है। तो अगर आप इस टाइम देखें तो लॉकडाउन में एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जारी रही है, लेकिन जो सर्विसेज का सेक्टर है, राजेश शाह यहाँ पे मौजूद है, वो उसके ऊपर में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। उनके ऊपर एक डबल इम्पैक्ट पड़ा है। और क्योंकि इस टाइम जो है ऐसे लगता है कि रिटेल जो एंड में थोड़ा सा ज्यादा बंद होगा, तो उसमें भी एक लॉक ऑन इफेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग पे। लौटूंगे मैं आपके पास दिलीप जी, लेकिन इस बीच संदीप सोमानी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपको लगता है जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हुई है, ये सही वक्त है अनलॉक का या कहीं ना कहीं डिले है? और ये जो रीबूट करने का पूरा प्रोसेस होता है इंडियन इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, इसका सही जो रोड मैप है वो कैसे तय होगा, कैसे दिशा निर्देश आएंगे इसके लिए? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सरकारें भी एक तरीके से पशुपेश में पड़ जाती हैं कि कैसे कैसे अनलॉक की प्रक्रिया की जाए ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। देखिए, ऐसा है कि अनलॉक की स्टोरी चालू कर गई है, ये राइट टाइम पे करी गई है। एनी मोर डिले और बहुत तकलीफ में आ जाएंगे लोग ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है, लाखों ही बिजनेस बंद हो रहे हैं, और ये प्रक्रिया अभी तेजी से बढ़ानी चाहिए। पर इसमें हमें परसेप्शन पे नहीं, पर साइंटिफिक डेटा की एनालिसिस पे चलना चाहिए। लास्ट टाइम और इस टाइम फर्क ये था कि लास्ट टाइम सारी अनलॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे हो रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है और इसमें काफी वेरिएशन आ रहा है। मैं आपको एक स्टेट का बताता हूं जिसमें दुकानें खुली अलाउ हो रही हैं परंतु वेयर हाउसेज बंद हैं, तो दुकानों में सप्लाई नहीं जा सकती। आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए तो उन्होंने कारखाने अलाउ कर दिए हैं पर दुकानें बंद पड़ी हैं। तो कारखाने हफ्ता 10 दिन चलेंगे फिर वापस बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप बेच नहीं पाओगे माल, आप बनाओगे क्यों? ऑलरेडी वो छोटे लोगों के कारखाने हैं, उनको वैसे भी वर्किंग कैपिटल बहुत टाइट है और तकलीफ में है सारे। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इस अनलॉक प्रोसेस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि जिस भी एरिया में 5% से लेस रेट आ गया है और 60% से बेड्स ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है हॉस्पिटल में, वहां ये अनलॉक प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। और ये फिर कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एंड टू एंड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ अनलॉक कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर अपने को ये लगता है कि सारी मार्केट खोल के कोरोना वापस बढ़ने लग जाएगा तो हम रेगुलेट करके रखें, स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है, उसके आवर्स थोड़े घटा सकती है, ऑल्टरनेट डे खोल सकती है, और खुलना जरूरी है। जैसे अगर आप मार्केट खोलेंगे नहीं तो कस्टमर जाएगा कहाँ? मैं अगेन दिल्ली का एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया, वो बहुत अच्छी चीज करी, पर जब कंस्ट्रक्शन को करने लगेगा, अब जिस भी अपार्टमेंट घर कॉम्प्लेक्स का, उसको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए,
और कई तरह की बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा जब दुकान ही बंद पड़ी है। तो इसलिए इसमें क्या है, बहुत जरूरी है कि ये पूरा होलिस्टिकली किया जाए और एड हॉकली नहीं किया जाए। दैट इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट आपने बोला कि जी अब रिवाइवल का रोड मैप क्या होगा। रोड मैप ये होगा जी कि इसमें इस बार मेरे हिसाब से तकलीफ ज्यादा होगी। लास्ट टाइम लोगों के पास सेविंग्स थी, तो जब कोरोना कम हुआ, खत्म हुआ, तो लोग अपना पेंट अप डिमांड के लिए स्पेंड कर सके थे। और इसीलिए आप देखिए कि Q3 और Q4 में इंडियन इकोनॉमी रिवाइव्ड वेरी शार्पली। बहुत अच्छी तरह से रिवाइवल हुआ हमारी इकोनॉमी का। इस बार अनफॉर्चुनेटली लोगों की सेविंग्स ऑलरेडी लास्ट कोविड में या तो खत्म हो गई थी या काफी डिप्लीट हो गई थी। ऊपर से इस बार का कोरोना वेव हैज बीन वेरी वेरी हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ पीपल। मेनी पीपल हैव डाइड। कई लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं बिकॉज कंपनियां बंद हो गई हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनियां। तो उन लोगों के पास अब न तो सेविंग्स है न कोई अर्निंग है। तो इस बार पेंट अप डिमांड नहीं रहेगा, और इसलिए गवर्नमेंट को, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सप्लाई साइड को टेक केयर किया था। इस बार गवर्नमेंट को डिमांड साइड पे वर्क करना पड़ेगा। डिमांड कैसे स्पर हो, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कराएं अपने लोगों को ऑल ओवर द कंट्री, सो दैट उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े बाहर जाने का और इस कोविड से बचने का। संदीप जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए रशेष जी का रुख करेंगे। रशेष जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड कैसे बढ़े। डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। इस वक्त रोजगार पर संकट है। कई फैमिलीज ऐसे हैं जिनके सिंगल अर्निंग मेंबर्स की मौत हो चुकी है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिवाइव हो ही नहीं सकते, उसमें पूरी तरह से जॉब लॉसेस हैं। आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं इस वक्त डिमांड को बूस्ट करने में, क्योंकि टैक्सेस में कमी तो की नहीं गई है, लोगों के हाथ में पैसा दिन पर दिन कम होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा पार कर रही हैं। कहां से आएगा ये डिमांड में बूस्ट? एब्सोल्युटली, आपने जो कहा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप अगर आप देखिए, एक साल पहले जब भी कोविड का पहला वेव हुआ था, तभी आरबीआई ने काफी स्कीम लाई थी, LTRO, PCG। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, आरबीआई ने काफी लिक्विडिटी पंप की थी इकोनॉमी में। उससे काम हो गया था, और जब भी इकोनॉमी वापस ओपन अप होनी चालू हुई तो डिमांड हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कम स्पेंड किया है। एक चीज अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि उनके जो अपनी स्पेंडिंग पावर है उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन ये साल अभी गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, वेदर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो कि वो टैक्स कट हो। स्पेशली जो आम आदमी है, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, तो इससे जो लार्जर कंपनी है, जो बड़े कंपनियां हैं, उनको फायदा होता है। जो बैंक के बड़े बड़े कस्टमर होते हैं उनको फायदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट, जो हम बोलते हैं आरबीआई के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में फिस्कल पॉलिसी है। अभी ये टाइम आया है कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के टूल्स यूज करने चाहिए। जैसे जो अमेरिका में हो रहा है, बाइडेन ने भी बड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को लिक्विडिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे, वो जो पैसा रेज करेंगे उसको जोर से स्पेंड करना चाहिए। और द बेस्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कंज्यूमर के हाथ में आप यू पुट द मनी देयर। स्पेशली जो रूरल इकोनॉमी है, वहाँ लोगों के हाथ में अगर आ जाते हैं पैसे, क्योंकि जैसे हमने देखा है ये जो सेकेंड वेव है इसमें लोगों के रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं। जो उनके पर्सनल सेविंग्स थे वो उन्होंने ड्रॉ डाउन कर दिए हैं। काफी लोगों ने ईपीएफओ और अपने जो पेंशन फंड है उसके सामने बोरोइंग की है, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने बोरोइंग की है। जो उनके जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें सब ड्रॉ डाउन कर दिया है। जो भी हो सकता था सब लोगों ने कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। और जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट 1-2 साल के बाद आता है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में पैसे देने हैं। अगर टैक्स कम हो जाते हैं, जीएसटी रेट कम करो, इनकम टैक्स जो लोअर स्टार्टा है उनके लिए कम करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, लोगों के हाथ में पैसे दो तो वो आके स्पेंड करें।
पिरोज खंबाटा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। पिरोज जी, आप क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? सबसे बड़ी मुश्किल आप क्या देखते हैं विज़ावी 2020? इस बार 2021 के चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं या फिर आप हालात बेहतर होते हुए देखते हैं? क्या इस वक्त एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है अर्थव्यवस्था को? आपने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों का आंसर दे दूंगा। पहले एफएमसीजी लास्ट ईयर से ये बार थोड़ा इसलिए खराब ज्यादा है कि लास्ट ईयर एक न्यूज लाइन थी कि भाई कोरोना खराब है, ये बार घर में आ गया है कोरोना, तो एक बार एक जात का फियर है लोगों के माइंड में, और इसी कारण काफी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन रहे हैं, वेयर हाउस पॉइंट बन रहे हैं, लोग कम जा रहे हैं, तो ये जो दहशत भरी हुई है उससे काफी फर्क हो रहा है। और जो आम चीजें हैं जैसे कि आटा दाल चावल वो बिक रहा है, पर जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बोलते हैं जैसे कि चॉकलेट है, टू एक्सटेंट सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें काफी लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि लोगों को भी अपना दे वांट टू रेशनलाइज देयर परचेज। दूसरी बात रही आगे क्या देखता हूं, मेरे हिसाब से ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। ये जब वैक्सीनेशन जनवरी में चालू हुआ, मेरे ट्वीट है और काफी चैनलों पे मेरे इंटरव्यू है कि हमको 10 करोड़ पहले दिन से करने का था, 10 करोड़ हर महीना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लकी है कि हमारे पास इतनी बड़ी वैक्सीन की कमियां है, पर कुछ भी हो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। आज मेरे हिसाब से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाता तो थोड़ा और दुख होता। अभी पहला फोकस ये होना चाहिए कैसे फुल वैक्सीनेशन हो और कैसे हम लोग मैक्सिमम लोगों को एक इम्यून कर सके डिजीज से, एटलीस्ट विद अ सिंगल शॉट। रही तीसरी बात, मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वापस मैं जनवरी से कह रहा हूं वो है पे चेक प्रोटेक्शन। कि काफी ऐसे सेक्टर है उसमें एमएसएमई खासपुर के है और जहां बिल्कुल रिवाइवल नहीं, 1 साल से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, कोई एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स है वो 1 साल से बंद पड़े हैं, वो कब तक देंगे अपने एम्प्लॉय को पगार? तो वो तो निकाल लेने वाले हैं आज नहीं तो कल, और निकाल दिया भी होगा। तो आज गवर्नमेंट को एक बोले कि ओके भाई हमारे जेब में पैसा मत दो, आप बैंक एम्प्लॉय को सीधा पैसा दो, ओके भाई 25% आपका पैसा और सोशल सिक्योरिटी जो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट भर देगी 25% ऑफ द सैलरी, या तो एक मिनिमम वेज के हिसाब से। तो क्या एक मार्केट में जो एक कुछ बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे, और जो बिल्कुल बेकारी हो रही है वो ना हो जाए। और जो ये चीज से मैं ये सीखा हूं कि ये पूरा इंडिया का आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, ये पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस और ये मेडिकल में आगे आ गया है। हमारे पास एक ऑक्सीजनेटर नहीं है, मैं अप्रैल से ढूंढ रहा हूँ, फर्स्ट वीक से। इंडिया की कंपनियों ने बोला मेरे पास ये नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास ये पार्ट है तो ये पार्ट नहीं है, कोई बोलता है मेरा XYZ चीज यहाँ से चाइना से आएगा, कोई कहता है यूरोप से आएगा। तो वेयर इज द सेल्फ रिलायंस? आज हमको एक ये पूरे पेंडेमिक ने सिखा दिया है कि इंडिया को अपने आप पे बलबूते पे खड़ा रहना पड़ेगा, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की R&D और खुद के सेल्फ रिलायंस, हमको इंपोर्ट चाहिए ही नहीं। और इसके लिए इंडस्ट्री को भी बहुत, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट का रोल नहीं, इंडस्ट्री का रोल है कि हम कैसे हमारी चीज ऐसे बनाए कि हम खुद बना सके किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना। उससे एक हमारी प्रॉफिटेबली और लॉन्ग रन बढ़ेगी। और ये एक बड़ी सीख मैं देख रहा हूँ ये बार, कि ये हमको सीख लेनी पड़ेगी कि अब जब नेशनलिज्म हर कंट्री में बढ़ रहा है, हर कंट्री सोच रही है मैं अपना ताला लगा दूं जब भी जरूर पड़े, तो फिर ये तो ग्लोबलाइजेशन का एंड हो गया है मेरे हिसाब से ऑलरेडी। तो हमको ये उसको एक फायदा लेना चाहिए, कैसे हर चीज बनाए और पूरे वर्ल्ड में एक ऑल्टरनेट बने और हम ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके। और मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट ये कर सकती है कि स्टिमुलस ऐसी इंडस्ट्री को देवे और पूरा स्टिमुलस देवे, पूरी बात के कोई बेनिफिट देवे कि जो इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट हो सके। और उसमें 2 काम हो जाएंगे, वो इंडस्ट्री अभी चल निकलेगी, रिसेशन का थोड़ा जोर कम होगा और हम एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। कि वो वॉर में हमने सीखा है, कोरिया आगे आया, जापान आगे आया कि वेस्ट जर्मनी आया, कि जब रियल अपनी आती है तब कंट्री को यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर एक पूरा नई तरफ से डेवलप करना पड़ेगा। और ये पेंडेमिक यही अपॉर्चुनिटी है और हमको सबको जुड़ जाना चाहिएगा एक मैन्युफैक्चरिंग लेड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी में, इसको हमने ये दिखाया है। और लास्ट एक बात जो काफी लोग कहते हैं वो है गवर्नमेंट की जो स्पीड की बात मैं करना ही चाहूंगा, क्योंकि आज जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर दो, डोनेशन होने चालू हो गए। पहले नक्की हुआ भाई IG कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वेरी गुड। IGST का नोटिफिकेशन अभी आ रहा है कि डोनेशन पे लगेगा, पहले आया अगर आप खरीदोगे, आप डोनेट करोगे तो नहीं लगेगा, खरीद के दोगे तो लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी पॉलिसी की, क्योंकि ये पेंडेमिक में 24 घंटे में अपने को रिजल्ट चाहिए और 24 घंटे में पॉलिसी अनाउंसमेंट चाहिए और एक क्लैरिटी चाहिए पॉलिसी के क्षेत्र में, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये, और अंशुमन जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अंशुमन जी,
आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब निर्भरता दूसरे देशों पर, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे तमाम तरीके के इंजेक्शंस हो, हर तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं कमी है। रिक्वायरमेंट जो है उससे हम कम पर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही। इसके साथ ही कैसे इकोनॉमी पूरी तरीके से अब रिवाइव हो पाएगी, ये कहां तक संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हम वैक्सीन की ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो 2021 तो और भी मुश्किल साल होने वाला है। लोगों की सेविंग खत्म हो गई है, डिमांड कम हो गई है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फिजिकल इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, वो एविएशन हो, ट्रैवल, टूरिज्म और होटल कारोबार, जो पिछली बार की तुलना में ही अभी रिवाइव नहीं हो पाए हैं। मैं 2-3 बिंदु छोटे छोटे बताना चाहता हूं कि एक तो ये कि हम एक सुरंग से निकल के दूसरी सुरंग में घुस गए हैं। बीच में थोड़े समय के लिए हमने नवंबर दिसंबर में थोड़ी रोशनी देखी थी और सरकार को ये पता नहीं था कि आगे एक और सुरंग है और हम जाकर उस सुरंग में उतर गए हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन ये ट्रिपल वहमी है। मंदी हमारे यहाँ कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कई सेक्टर में पहले ही आ गए थे, चाहे आप फाइनेंस में मान लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए। दूसरे लेवल पर हम पिछले साल क्राइसिस में गए और तीसरे लेवल पर यह क्राइसिस ऐसी है जिसे पिछले क्राइसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक दो तीन चीजें जो लोगों के दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैनल पे, वो समझ रहे हो, सब इस चीज को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के दिमाग में गहरी अनसर्टेनिटी है। ये फेज जो लॉकडाउन का है, ये लॉकडाउन का पूरा फेज बहुत अनइवन है। हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन के फैसले कर रहा है। भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी 30-40-50 क्लस्टर्स में है। आप एक राज्य अगर अपने यहाँ लॉकडाउन खत्म भी कर देगा और दूसरे राज्य से सामान नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्फ्लेशन पैदा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो जॉब्स आएंगे ना डिमांड आएगी। तो अभी हमारे पास अनलॉक करने की ट्रेजेक्टरी क्लियर नहीं है कि कौन सा राज्य कैसे अनलॉक करेगा और किस लेवल तक करेगा। इसलिए पहले क्वार्टर में जो एस्टीमेट आ रहे हैं वो 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के इकोनॉमी को आ रहे हैं और इसके पीछे पिछले साल का नुकसान खड़ा हुआ है। -8%, -9% का जो कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 18 से 19 लाख करोड़ रुपए का। तो पहली चीज तो ये कि इस साल जिस तिमाही में सबसे तेज रिकवरी की उम्मीद थी, उस तिमाही में सबसे तेज नुकसान हुआ है। ह्यूमन लॉस भी हुआ और इकोनॉमी का लॉस भी हुआ है। तो ये चीज रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सरकार के लिए सबसे पहला। जैसे पिछले साल भी सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज करने में देर की थी, अभी भी सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि लॉसेस बहुत गहरे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है नेहा कि पिछले साल हमारे पास 2 चीजें थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास बैंकों के पास सिस्टम में और लोगों के पास सेविंग थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास महंगाई नहीं थी, इस बार हमारे पास डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। उसमें बहुत सारी इन्फ्लेशन सरकार के फैसलों से आई है, सरकार के रेवेन्यू चैलेंज के कारण आई है, टैक्सेशन के कारण आई है। वो इन्फ्लेशन बुरी तरह से लोगों की जो भी बची खुची खरीदने की क्षमता, जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, उसको खत्म कर चुकी है। इसलिए आगे अगर आने वाले समय में कोई छोटा मोटा अनलॉक शुरू भी होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, तो उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए डिमांड का सवाल, डिमांड की समस्या अभी हमारे सामने बनी रहेगी अगले कम से कम डिमांड सप्लाई गैप है, डिमांड सप्लाई की समस्या है, लोकलाइज इन्फ्लेशन है। इसी पर सवाल मैं लूंगी। दिलीप चिनॉय जी हमारे साथ लगातार जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। तमाम खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिलीप चिनॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, जिस बात की जिक्र और लगातार चर्चा हो रही है, अंशुमन जी ये कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई में काफी बड़ा गैप है और ये गैप तब तक नहीं कम होगा जबकि समन्वय ही नहीं है राज्यों में कि किस तरीके से अनलॉक किया जाए। एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है, लेबर के लिए भी और साथ ही रॉ मटेरियल के लिए भी। ऐसे में अगर डिमांड बूस्टअप करना हो या फिर आपको प्रोडक्शन बूस्टअप करना हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और क्लैरिटी जरूरी है कि कैसे अनलॉक फेज वाइज किया जाए ताकि आपका प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी तक पहुंच सके। रॉ मटेरियल की कमी उसमें एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। देखिए, एक तो जैसे आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि सप्लाई साइड का इशू है, जैसे संदीप सोमानी का कहा है, ये डिमांड और मार्केटिंग इशू। अगर मार्केट बंद हो, अगर रिटेल एवेन्यू सारे बंद हो, तो अगर आप प्रोड्यूस भी करोगे तो उसको बेचोगे कहाँ? तो सबसे पहले ये है मैन्युफैक्चरिंग। अलग अलग इस टाइम जो है अलग अलग स्टेट से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अलग अलग ध्यान दिया है। कई स्टेट्स में लॉकडाउन के द्वारा भी वो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने प्रिकॉशंस के साथ जारी रखा था।
कई स्टेट्स जहाँ पे बंद हुआ है वहां पे एक तरीके से चैलेंज है। लेकिन जो पहले लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री को जो सीख मिली थी, वो लॉकडाउन में सप्लाई चेन बरकरार रखना और डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रखना पूरा सीखा था। लेकिन इस टाइम जब रिटेल और मार्केटिंग ही बंद है, तो मैन्युफैक्चरिंग खोलने का अभी कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अवेलेबिलिटी या सप्लाई के ऊपर। डिमांड की बात जो उन्होंने कही बिल्कुल सही बात है। अभी आप वो एड भी देख रहे थे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं। अलग अलग गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे करके, पीएफ और वगैरह कुछ बेनिफिट्स दे करके अगर डिमांड के ऊपर फोकस करें और परचेसिंग जो आप किसी चीज के ऊपर खर्चते थे दूसरे चीजों के ऊपर खर्चने के लिए एक प्रोपेंसिटी टू स्पेंड हो जाए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। अभी इशू इस टाइम डिमांड की। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब वापस लौटेंगे तमाम खास मेहमान